दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है अभी राजस्थान के अंदर 19 दिसंबर 2021 को पूरे राजस्थान के अंदर संगणक का पेपर कराया गया। दोस्तों कौन सा पेपर हुआ? संगणक का पेपर कराया गया, ठीक है। उसमें से हमारे एक मित्र ने पेपर दिया है संगणक का। तो आज उन्हीं के पेपर को हमने यहाँ पर रखा है और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस एक वीडियो के अंदर मैक्सिमम आंसर्स आपको एक ही बार में अवेलेबल कराए जाएँ और एकदम सटीक आंसर्स आपको दिए जाए, ठीक है। तो दोस्तों उसी को आगे हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब ये जो संगणक का पेपर हुआ है हम कोशिश ज़्यादातर ये करेंगे कि हम सबसे पहले जीके के जो आपके क्वेश्चंस हैं सबसे पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपकी स्टेट्स के जो क्वेश्चन है स्टैटिक्स को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आपके इकोनॉमिक्स को देखेंगे, फिर देन हम मैथ्स एंड कंप्यूटर्स को देखेंगे जो कि इतने सब्जेक्ट्स आपके इसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। और कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों मेरे मित्रों ये मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो लगभग आपकी 60 जो कट ऑफ थी ये 2018 के अंदर आपकी रही हुई है। तो आप इससे +5 कर सकते हैं। -5 तो बहुत कम चांस है, लेकिन आप इसको +5 जरूर कर सकते हैं। तो आप एवरेज 65 से 66 के बीच में आप इसको कट ऑफ को मान सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है 65 टू 67 लास्ट मान लीजिए आप, ठीक है ना। और ओबीसी से अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी से, आप 62 से लेके 65 के बीच में मानिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या है कि पेपर था तो इजी, लेकिन इतना इजी नहीं था कि आप इस पेपर को आप यूं कह सकते हैं कि पेपर इजी भी था प्लस कुछ हार्ड भी था। यानी कि पेपर जो था आपका मॉडरेट लेवल पर था, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी थे, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे। जैसे कि मैं आपको जीके का बताऊं, जीके का पेपर हालांकि इजी था। लगभग अगर आपके 30 क्वेश्चंस अगर हैं, 35 क्वेश्चन अगर आपके जीके में आए हैं, तो आप उसके अंदर से 25 क्वेश्चन अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी तो आप 25 प्लस आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं था। अगर आप स्टेट्स को देखेंगे तो आपकी स्टैटिक्स जो है, स्टेट्स के अंदर स्टेट्स का जो आपका क्या बोलते हैं आपका जो खंड रहा है, यानी कि जो भाग रहा है आपका स्टेट्स का, तो स्टेट्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे, हालांकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन टिपिकल थे, लेकिन अगर आपने स्टेट्स को अगर उनके थ्योरेटिकल अगर पार्ट को पढ़ा है, अगर आपने थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ी स्टेट्स की, तो आप उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। वहीं अगर आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल कोई ज़्यादा लंबे नहीं थे। जैसे कि आपके एवरेज के कुछ क्वेश्चन आए थे, मूविंग एवरेज के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके थे कि जैसे ना बी एक्स ऑन वाई बी वाई ऑन एक्स यानी सहसंबंध गुणांक विचरण गुणांक निकालने थे, ठीक है। तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़े, साथ में अगर आपने फॉर्मूलेज अगर केवल पढ़ लिए हैं, तो भी आपका काम बन सकता था, ठीक है ना। आपका आराम से मतलब स्टेट्स हो सकता था, ठीक है। देन हम बात करें मैथ्स की, तो सबसे ज्यादा इजी पार्ट जो रहा है वो मैथ्स का रहा है दोस्तों, ठीक है ना। मैथ्स का कैसे इजी रहा है? क्योंकि आपके जो 10 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, उसके अंदर से मैं देखो आपको एक चीज बताता हूँ कि आपके 10 क्वेश्चन मैथ्स के थे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन थे दोस्तों आपके? 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे। टोटल 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे, जिसके अंदर से लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। 8 से 9 अगर आपकी थोड़ी मैथ्स अच्छी है तो 8 से 9 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद आपकी रही बात उसकी कि अगर आप जब आपका जो कंप्यूटर आया था, ठीक है ना, अगर आपका जो कंप्यूटर पार्ट जो है, अगर आपका कंप्यूटर पार्ट अगर अच्छा है थोड़ा, तो लेकिन क्योंकि कंप्यूटर जो थोड़ा टिपिकल था, तो कंप्यूटर में अगर आपने जैसे कि आपको मालूम है 20 क्वेश्चंस आए थे आपके कंप्यूटर के अंदर। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है, यानी कि मैं यूं मान लूँ कि अगर आपने एवरेज 10 क्वेश्चन भी अगर सही से सॉल्व कर लिए हैं, तो आप एक अच्छे लेवल के ऊपर हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना। बाकी इकोनॉमिक्स भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इकोनॉमिक्स भी ईजी थी। तो चलिए तो दोस्तों आपका इस टाइम को ज़्यादा जाया ना करते हुए हम आपके जो जीके के क्वेश्चंस थे उनके जो आंसर जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, सबरीमाला अद्यपन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको दोस्तों मालूम है कि सबरीमाला जो बहुत पहले 2019 के आसपास इसका ये मालूम है आपको, केस चला था काफी और ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा। तो सबरीमाला ये सबको ही मालूम है, केरल के अंदर ये जो केस चला, तो ये कहाँ पर का है दोस्तों? ये केरल का है। कहाँ का है दोस्तों? ये केरल का है और ये केरल के अंदर ये मंदिर पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है? तो दोस्तों ये जवाब आपको कमेंट में बताना होगा, क्योंकि आपने करण जी के जरूर पढ़ी होगी, और जहां तक इसका आंसर बाबूलाल जी का आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका है दोस्तों, भारत ने राफेल नामक जो लड़ाकू विमान को किस देश से खरीदा था? ये दोस्तों सबको मालूम है कि राफेल कहाँ से खरीदा गया था, फ्रांस से राफेल खरीदा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष
अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक्चुअल में इसके अंदर जो मेंबर थे ये प्रद्युमन सिंह जो है तो वो प्रद्युमन सिंह पहले मेंबर थे, ठीक है ना, बाद में इनको अध्यक्ष बना दिया गया प्रद्युमन सिंह जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से है, यानी कि जवाई बांध जो योजना है उससे कौन से जिले सिंचित होते हैं, तो दोस्तों आपका पाली जो जालोर है, पाली और जालोर जिला जो है ये जवाई बांध से सिंचित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। रिको की इसकी स्थापना आपकी हुई थी दोस्तों 1969 के अंदर आपकी इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से उसका मिलान कीजिए, ठीक है ना। यानी कि आपको दियो जो नीचे जो कथन दिए हुए हैं बताने कि कौन से कथन सही है, जिसके अंदर से एक कथन दिया हुआ है आपका भोराट का जो पठार है कि भोराट का जो पठार है ये कुंभलगढ़ से राजसमंद के मध्य है, ठीक है ना, कुंभलगढ़ से राजसमंद के मध्य है। या दूसरा है उत्खाद स्थलाकृति जो है चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका रघुनाथ उत्तरावली उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर, ये भी एकदम सही है दोस्तों। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला कथन कि भोराट का पठार कुंभलगढ़ से और राजसमंद के बीच में, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि आपका जो भोराट का पठार आता है दोस्तों, भोराट का पठार कहाँ आता है, गोगुंदा उदयपुर से राजसमंद के बीच में पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। गोगुंदा उदयपुर से राजसमंद के बीच में पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3। कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसके 2 और 3 कथन सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे दोस्तों, रामानंद इनके गुरु रहे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर जो है लाभान्वित जो एक सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि गुरु जम्बेश्वर जी है जो बीकानेर जोधपुर जैसलमेर दिया हुआ है, डॉक्टर कर्णी जी का लिखा है बीकानेर और जोधपुर, पोखरण का लिखा है कि जैसलमेर और जोधपुर, और जबकि यहाँ पर वीर तेजा जी का जो लिखा है नागौर और जोधपुर, ये दोस्तों ये गलत है, ठीक है ना। ये इसके अंदर से आपको गलत निकालना था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वीर तेजा जी जो नागौर और जोधपुर ये सम्मिलित आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। युद्ध संग्रहालय ये सभी को मालूम है दोस्तों, जैसलमेर में की गई है। उसके बाद है उसके खनिज उत्पादक क्षेत्र से आपका एक क्वेश्चन आया था नेक्स्ट, ठीक है ना, जो इसमें आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये भी आप जरूर हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग कहा गया है, उसे क्या कहते हैं, ये सभी को मालूम है दोस्तों, ई गवर्नेंस इसे कहा जाता है, ई प्रशासन, ई गवर्नेंस इसे नाम दिया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, जैसा कि अभी ये योजना हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी कि जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी कराए थे कई जो जाने माने कोचिंग थे, तो उन्होंने के अंदर वो उन कोचिंगों को जो गवर्नमेंट ने है उनको अपनी तरफ से मतलब लिया था, ताकि वे कोचिंग उनका एक तरह से प्रचार कर रहे थे, ताकि वो उस कोचिंग के जरिए उनको जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये योजना थी। कौन सी थी दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, उन्हीं के लिए लागू लाई गई थी, ठीक है ना। उसके बाद आपको दोस्तों इसको सुमेलित करना था। देखिए सुमेलित करने में डायरेक्ट बता देता हूं आपको, उसको सुमेलित करने में क्या बताना था। जैसे जयपुर वालों का जो है वो तमाशा होता है, ठीक है ना। नौटंकी किन की होती है दोस्तों, नौटंकी होती है आपकी धौलपुर और भरतपुर वालों की क्या होती है दोस्तों, आपकी नौटंकी होती है, ठीक है ना। और जयपुर वालों का आपका तमाशा होता है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ए, ठीक है ना। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, आपका निम्नलिखित में से किसे खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जहां तक इसका आंसर मेरी कॉम होना चाहिए दोस्तों, कौन सा आंसर होना चाहिए, मेरी कॉम इसका आंसर आई थिंक होना सही है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कि दोस्तों राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी थी। तो राजस्थान की पहली महिला कौन सी थी दोस्तों, ये तो सभी को मालूम है, श्रीमती अंजना देवी चौधरी जी जो थी वो राजस्थान की पहली महिला थी जो उस समय दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला रही थी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों राजस्थानी तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा कहाँ पर, जैसे कि इसके अंदर लिखा है तारा भांत की ओढ़नी, जैसे आपको मालूम है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी महिलाएं पहनती है, आदिवासी महिलाएं सर्वाधिक जो होती है वो महिलाएं इस प्रकार के वस्त्र को धारण करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, और राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, आपका जैसलमेर के अंदर है। ये सभी को आकलवुड फॉसिल पार्क जो है आप नाम से जानते होंगे, वहीं पर ये पार्क आपके स्थित है, वहीं पर ये स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है, ठीक है ना। कौन सा झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है, तो ये बताना था। तो दोस्तों ये कौन सा है, गोगिलाव तालाब जो है आपका, गोगिलाव जो है कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो आपका झुंझुनू में नहीं पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कौन सा ग्रंथ लेखक सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर से आपको बताना था कौन सा जो ग्रंथ है जो ये सुमेलित नहीं है। जैसे कि एकलिंग जो महाकाव्य किनके द्वारा लिखा है, ये तो सभी को मालूम, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा है। प्रबंध कोश हरिसेन जी के द्वारा लिखा है। प्रबंध चिंतामणि मर्तुंगाचार्य जी के द्वारा लिखा है। हम्मीर महाकाव्य नरेंद्र चंद सूरी, ये गलत है दोस्तों, ठीक है ना। हम्मीर महाकाव्य नरेंद्र चंद सूरी ये गलत है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम बताना था दोस्तों। के ध्यान रखिए क्या बताना था आपको, घटता हुआ क्रम बताना था, यानी कि जहां पर सर्वाधिक आपके जो वन होंगे वो सबसे पहले नंबर पे आएगा, नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड नंबर पे होगा उससे थोड़ा कम होगा, थर्ड नंबर पे उससे कम होगा, ऐसे बताना था आपको। तो सबसे सर्वाधिक आपको मालूम है दोस्तों कहाँ पर है, उदयपुर में सबसे सर्वाधिक है। देन आपका आपका आता है अलवर आता है दोस्तों, अलवर आता है। और उसके बाद आपके दोस्तों कहाँ पर आता है, और लास्ट नंबर पे आपका आ जाता है 12, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या था दोस्तों, इसका सही आंसर था आपका उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12, आपका डी सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मिट्टी यानी कि मृदा का प्रधान है। इंसेप्टिसोल्स, ये तो आपके अरावली पे मिलती है दोस्तों, आपके है। उसके बाद वर्टिसोल्स, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में आती है। काली मृदा होती है, जैसे कि आपको मालूम है काली मिट्टी आती है। वर्टिसोल के अंदर कौन सी आती है दोस्तों, काली मिट्टी आती है, जो कि उपजाऊ, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है ना। वर्टिसोल्स हाड़ौती क्षेत्र सीकर चूरू झुंझुनू के अंदर आता है। जो सॉरी हाड़ौती क्षेत्र गलत बोल दिया, कोटा बूंदी 12, कोटा बूंदी जो कि 5 जिले आते हैं, कोटा बूंदी 12 और झालावाड़। कोटा बूंदी 12, 4 जिले आपके हैं दोस्तों, कोटा बूंदी 12 और झालावाड़, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपको बताना था कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है, यानी कि फिर आपको यहाँ सुमेलित करना है। तो यहाँ सुमेलित करना है, तो दोस्तों सुमेलित करने में तो आपको मालूम है, आप बिल्कुल एक्सपर्ट है। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ दोस्तों सुमेलित करना है, तो आप क्या सुमेलित करेंगे, यहाँ सुमेलित करना है आपको कि सबसे पहले आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, कहाँ से, कमायचा, ठीक है ना। कमायचा किनका वाद्य यंत्र, ठीक है। तो कमायचा किनका होता है दोस्तों, कमायचा होता है आपका मांगलियार जाति द्वारा बजाया जाता है। किनके द्वारा बजाया जाता है दोस्तों, मांगलियार जाति के द्वारा कमायचा बजाया जाता है। उसके बाद आप रावण हत्ता जो लिख सकते थे कि जो रावण हत्ता होता है, रावण हत्ता कौन यूज करते हैं, कौन सी जाति रावण हत्ता यूज करती है, तो दोस्तों रावण हत्ता यूज करती है आपकी कौन सी जाति करती है दोस्तों, रावण हत्ता भोपे द्वारा बजाया जाता है। ये जैसा कि मालूम है आपको, जब संत संप्रदाय अगर आप पढ़ते हैं चैप्टर का नाम, उसके अंदर आपके संत संप्रदाय में जरूर आता है कि देवनारायण जो देवनारायण जी के जब आप फड़ का वाचन करते हैं, जो फड़ का वाचन किया था, जो उस समय जो रावण हत्ता बजाया जाता है, तो वो भोपे द्वारा बजाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका कमाया चाहे वो मांगलियार जाति के द्वारा बजाया जाता है। तो उससे आप इसको चूज कर सकते थे, यानी कि आपका सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है वैसे तो। भरतपुर में बम बजे, शेखावटी में गीदड़, शेखावटी के लोग गीदड़ होते हैं, जबकि आपके जालोर के अंदर ढोल बजते हैं। गेर के जो होता है वो आपका मेवात क्षेत्र में नहीं आता है, यही गलती है दोस्तों, यानी आपको यही पकड़ना था कि कौन सा गलत है, आपको यही पकड़ना था। गैर जो है आपका मेवात क्षेत्र का नृत्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है मई 2021 में अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था। चक्रवाती तूफान का नाम क्या था दोस्तों, ताउते। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है दोस्तों ताउते, और इसका इफेक्ट राजस्थान के अंदर भी पड़ा है, ये सभी आप जानते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका क्या आंसर होगा, नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन आपका, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से आते हैं। वन क्षेत्र में तो 2 ही जिले आते हैं दोस्तों, आपके उदयपुर और अलवर सब सर्वाधिक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था कि सर्वाधिक आपके कहाँ पर जो आप यूँ मान लीजिए कि कभी जस्ट क्वेश्चन था आपका कि सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12, ऐसा आपका कुछ सिक्वेंस था, वैसे यहाँ उदयपुर अलवर है। उसके बाद आपका दोस्तों राजस्थान में सीतामढ़ी का मेला कहाँ लगता है, सभी को मालूम है 12 में लगता है, तो ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों आपका अवशिष्ट, अच्छा स्टैटिक्स आ गए दोस्तों हम स्टैटिक्स भी चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए स्टैटिक्स देख लेते हैं। अवशिष्ट रीति के मापन में प्रयोग की जाती है, अवशिष्ट रीति के मापन में कौन सी विधि होती है दोस्तों, चक्रीय विचरण विधि जो है प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है 1949 में
राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन रहा है दोस्तों? उस समय राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पीसी महालनोबिस जो थे वो राष्ट्रीय समिति के आय के अध्यक्ष रहे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जनसंख्या को स्थावर कब कहा जाएगा? प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, मृतकों की संख्या समान हो, बिल्कुल सही है, तो उस समय स्थावर माना जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष में जन्म और मृत्यु का अनुपात अगर सेम होगा तो भी माना जाएगा, बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ए और बी दोनों सही होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपके यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसा कि यहाँ लिखा है कि तुलना के लिए अशोधित मृत्यु दर उपयुक्त नहीं है। सकल प्रजनन दर की गणना में मृत्यु दर का गणक का उपयोग होता है। सकल प्रजनन दर यानी जीआरआर, ठीक है ना। जहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है ना। जीआरआर की गणना में मृत्यु दर घटक का उपयोग होता है, जी नहीं। शुद्ध प्रजनन दर का मान सकल प्रजनन दर से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि एनआरआर का मान जो लिखा है इसने कि का मान जीआरआर से अधिक नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल, एनआरआर का मान कभी भी जीआरआर से अधिक नहीं हो सकता, एनआरआर लेस देन होगा जीआरआर से, ठीक है ना। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक हो तो जनसंख्या घटते क्रम में होगी, गलत दोस्तों। ये कॉमन सेंस है, अगर 1 से अधिक होगी तो आप घटते क्रम में कैसे जाएंगे? अगर आप किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आप वहां दूसरी तरफ डिक्रीज ऑर्डर में कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यही आपका इसका आंसर होना चाहिए, डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ लिखा है कि 1975 को आधार मानकर उपनति रेखा जो लिखा है, ठीक है ना, यहीं से आपको पकड़ना है कि जो ओरिजिन ट्रेंड आपका दिया हुआ है, ट्रेंड वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ दिया है कि उपनति रेखा 20.6 प्लस 1.68x दिया है। यदि आपको 1971 पर अगर बदल दिया जाए तो उपनति का समीकरण क्या होगा? दोस्तों आपको ये डायरेक्ट सॉल्व करना था, कैसे? क्योंकि आपको मालूम है 1975 से आपको 1971, यदि आधार आप 1971 और 1975 पे निकालना है तो आपका 4 तो यही हो गया दोस्तों। कैसे? 1975 से 1971 अगर आप लेस करेंगे तो आपका ये 4 आएगा। उसके बाद इसके अंदर आपकी जो ये दिया हुआ है अंतखंड, यानी कि जो अंतखंड दिया हुआ है 20.6, ये आपका स्थिर रहेगा, ठीक है ना, 20.6 स्थिर रहेगा। और जो ढाल दिया हुआ है आपका यानी बी, यानी कि ये फॉर्मूला कौन सा हो गया दोस्तों? ये फॉर्मूला हो गया आपका y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ जो ढाल है आपका, यहाँ पर इसके अंदर जो परिवर्तन कितना आ रहा है 4 का रन, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा दोस्तों 1.68 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका आएगा 3 दोस्तों, ये आपका आ जाएगा कितना? 6.72 आएगा, 6.72, यानी आपका क्या आंसर आएगा दोस्तों? ए 20.6 प्लस 6.72 उसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेस्पियर का जो सूत्र दिया हुआ है, लेस्पियर के सूत्र में अभिनति है यानी कि 22 बताना था कि, और जो पास्चे के सूत्र है उसको मैं 22 किस तरीके से है। देखिए दोस्तों, ऊपर की ओर दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो एक दिशा में कभी भी दोनों नहीं जाते हैं। यहाँ पर आपको यही देखते हुए कैंसिल करना था। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि लेस्पियर का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है, इसका पॉजिटिव ऊपर की ओर जाता है। जबकि जो पास्ट जो होते हैं वो उसको आधार वर्ष और किसी को मानते हैं, वो Q1 को आधार वर्ष मानते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब उनका जो फॉर्मूला देखा होगा तो Q1 को आधार वर्ष, चालू वर्ष को आधार वर्ष आधार मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये मान सकते हैं कि ऊपर की ओर जा रहा है, एक तो जाएगा ऊपर की ओर जबकि दूसरा आएगा नीचे की ओर, 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में से कौन सा अराजकीय सांख्यिकी संगठन बताना था? अराजकीय सांख्यिकी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट कौन सा होगा दोस्तों? आपका नॉन गवर्नमेंटल आपका यही दिया हुआ, विदेशी व्यापार संस्थान आपका नॉन गवर्नमेंटल, मतलब नॉन गवर्नमेंटल है क्योंकि वो आप हम आपके हमारे सांख्यिकी संगठन में नहीं आता, ठीक है ना। नॉन गवर्नमेंटल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताना था, ठीक है ना। स्टैटिकल सांख्यिकी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल सांख्यिकी संगठन है तो ये गवर्नमेंटल, लेकिन सांख्यिकी संगठन में नहीं आता हो तो आपका जो विदेशी व्यापार है आपका सांख्यिकी संगठन में नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, केंद्र में बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है? केंद्र में दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, कार्यालय के द्वारा आयोजित कराया जाएगा, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के द्वारा ये कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, आधार वर्ष में किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपये प्रति वर्ष, चालू वर्ष में 5000 रुपये प्रति वर्ष यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि कौन सा मूल्य सूचकांक है दोस्तों? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI आपका मूल्य सूचकांक 325, तो उस व्यक्ति को समान जीवन स्तर बनाए रखने के लिए कितना भत्ता और चाहिए? देखिए दोस्तों, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? चलो देखते हैं हम। देखिए यहाँ 2000 आपका प्रतिवर्ष दे रखा है, चालू वर्ष में आपका 5000 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना था? सिंपली आपको यही करना था दोस्तों मेरे मित्रों, आपको लिखना था यहाँ 2000 आपको किसी व्यक्ति का आधार वर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। आधार वर्ष आपका 100 होता है, आप 100 मान के चलते हैं, ठीक है ना। आधार वर्ष में 100 2000 रुपये की इनकम का बता रहे हैं,
ठीक है ना। और 325 आपका जो है सूचकांक बता रहा, मूल्य सूचकांक कितना बताया दोस्तों, 325 बताया, ठीक है ना, 325। एक मिनट इसको करेक्ट करते हैं अपन, 325 आपका मूल्य। अब आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2 3 ज़ा 6 एंड 7, ठीक है ना दोस्तों। कितना आ जाएगा ये आपका 6,500 के समथिंग आएगा, ठीक है ना। अब आप इसको जब 5,000 से लेस करेंगे ना, क्योंकि जब यहाँ लिखा है कि चालू वर्ष में 5,000, तो 5,000 से जब 6,500 लेस करेंगे तो दोस्तों आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आपका 1,500 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 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 47 48 48 48 है दोस्तों आपका। दो यादृच्छिक चर x और y के प्रतिगमन रेखाएं 3x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू 0, 6x प्लस माइनस 31, तो आपका 4 और 7 कैसा आएगा, आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको देखिए, अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, आपको यहाँ से ये 26 प्लस में चल जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6x प्लस y माइन ये 31 प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इसको एक को मल्टीप्लाई करना है किसी को भी, ठीक है ना। आप किसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे दोस्तों, ये तो आपका 2 है, ठीक है ना। तो आप इसको सेकंड वाले समीकरण को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप सेकंड वाले समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये समीकरण आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 12x प्लस 2y इज इक्वल टू 62, ठीक है ना। और ये आपका ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जैसे चिन्ह चेंज होंगे वैसे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा दोस्तों 9x और ये हो जाएगा आपका 62 में से आपको 26 लेस करना है दोस्तों, 12 में से 6 36, ठीक है ना। 36 ये आ जाएगा, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। अब आपकी, ठीक है ना, हमने क्या निकाली, x की वैल्यू हमने निकाली 4। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो एक समीकरण के अंदर आपको पुट करना है किसी भी x की वैल्यू को, जैसे फर्स्ट समीकरण में कर दिए 3 चौक 12, 3x की जगह ये हो गया प्लस 2y तो आपका था ही, और ये प्लस में यहाँ पर 26 हो गया। अब ये आपका 2y यहाँ रह जाएगा, 26 में से आपको 12 लेस करना है तो कितना आएगा आपका 14 आएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी योर शुड करेक्ट आंसर, योर शुड बी करेक्ट आंसर विल बी 4 and 7 योर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 49, यदि x और y दो यादृच्छिक चर हैं, ठीक है ना, जहां पर आपको a b c d कोई अन्य संख्याएं दी हुई है, जहां a बराबर जो आपका बराबर नहीं होना चाहिए 0 के और c जो है बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, तो a x प्लस b तथा c y प्लस d का मध्य सहसंबंध गुणांक, देखिए दोस्तों यहाँ सहसंबंध गुणांक निकालना था आपको, ठीक है ना। तो ये आपका मॉड्यूलर तो देना नहीं था आपको, सीधा सीधा देखिए यहाँ पर एक तो ये मॉड्यूलर, ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर ये दो तो आपके हो गए कैंसिल, बी एंड जो है आपका डी ये तो हो गए आपके सीधे सीधे कैंसिल, मॉड्यूलर नहीं देना था आपको, देना था विदाउट मॉड्यूलस का आंसर आएगा, ठीक है ना। तो जिसमें आपको ऊपर ही दे रखा हिंट, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, तो मेरे मित्रों आपका b और d जो बचा है यही इसका सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, c इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉर्बिश बाउले का कीमत सूचकांक यानी कीमत सूत्र जो है वो किस तरह का होता है। तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन लिखा है लेस्पियर एंड पास्ची की कीमत सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य होता है, ज्योमेट्रिक मीन तो बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन नहीं होता, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन लेस्पियर पास्ची का नहीं होता डॉर्बिश बाउले के अंदर, ये तो होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन आई थिंक फिशर के अंदर आपका ज्योमेट्रिक मीन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका लेस्पियर एंड पास्ची के कीमत सूचकांकों का समांतर माध्य, जी बिल्कुल, कि लेस्पियर और पास्ची का जो है कीमत सूचकांक जो समांतर माध्य अगर आप एलपी प्लस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आप डॉर्बिश एंड बाउले के सूत्र पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल। यानी कि इसका करेक्ट आंसर व्हाट विल बी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका होगा समांतर माध्य वाला, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 51, 30 इकाइयों में से की एक यादृच्छिक में समष्टि में से 5 इकाइयों का चयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापित सहित रहित यानी कि अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट करना था दोस्तों आपको, विदाउट सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। आपको ये वाली विधि लगानी थी इसके अंदर, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना था विधि से कोई यानी कि, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला WR फॉर्मूला इसका कौन सा होता है NCR, यानी कि आपको फैक्टोरियल n लगाना था, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस सी जो आपका n माइनस n, ठीक है ना, ये फैक्टोरियल आपका फॉर्मूला आएगा। ठीक कोशिश करता हूँ
आपकी 30 इकाइयाँ दिए एन से, अगर आप जब 5 इकाइयों को विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेंगे तो 25 आएगा आपका, ठीक है ना। अगर आप 25 लेते हैं 30, देन आपका 30 फैक्टोरियल पे अगर आप लेते हैं इसे 25, दोस्तों यहाँ पर ये 5/30 आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसे जब पूरा सॉल्व करेंगे, जब आप इसे 25 फैक्टर 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो 30 माइनस आप जो 25 करेंगे तो आपका जो 5 बचा है वो यहाँ आएगा। तो उस हिसाब से तो ये आपका 5 1/6 आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, शायद 1/6 होना चाहिए। एक बार और हम बाद में आपका जरूर देखेंगे इसको सॉल्व करके। फिलहाल इसका 1/6 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एनआरआर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है एनआरआर के लिए, ठीक है ना। ठीक है, नेट रिप्रोडक्शन रेट के लिए कौन सा कथन सही है। साधारणतः एनआरआर का मान 0 से 5 के मध्य होता है, एनआरआर का मान जीआरआर से अधिक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है ये भी। एनआरआर एक है तो नई जन्म लेने वाली लड़कियों को अपने को पूर्ण रूप से नई जन्म देने वाली स्त्रियों में परिवर्तित कर लेगी तथा जनसंख्या स्थिर रहेगी। बिल्कुल सही बात है ये भी। 0 से 5 ये भी सही बात है, यानी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी योर डी ऑप्शन इज द विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दिए हुए 6 मानों के अंदर, ये तो दोस्तों आपके जो चल माध्यम मूविंग एवरेज निकालेंगे उसके अंदर आपको क्या करना था, आपको ये करना था कि जैसे 6 मानों के लिए लिए 3 वर्ष का चल माध्य निकालना, 3 वर्षीय चल माध्य, ठीक है ना। कैसे निकालना है आपको, 3 का ये लेना है और एवरेज लेना है। कैसे, 15 और 24 कितने होते हैं दोस्तों, आपका 15, 24 और 18 को आप जोड़ेंगे। जब 15, 24 और 18 आप इनको ऐड कीजिए, देखिए 12, 5, 7, 2, 2, 4 और 1, 5, 57 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट में आएगा 19, ठीक है ना। फर्स्ट आएगा आपका 19 और नेक्स्ट आपको करना है, ठीक है। अब आपको लेना है 24, 18 और 33, ठीक है ना। 24, 18 देन 33, ठीक है ना। अब इनको ऐड कीजिए आप, ठीक है ना। 8, 3, 11, 4, 15, 3, 1, 4, 5, 6, 7। अब आप इसको 3 से डिवाइड करिए। नेक्स्ट आएगा आपका 25, 19 भी मिल गया, 25 भी मिल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका करना है आपको, अब आपको लेना है दोस्तों, अब आपको लेना है 18, 33 और 42, ठीक है ना। 18, 33 एंड 42, ठीक है ना। अब इनको ऐड करिए, 3, 2, 5, 8, 5, 13, 4, 1, 5 और 3, 8 और 1, 9। इसको डिवाइड करिए 31, ठीक है ना। आपका 31 भी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट निकालना है आपको 33, 42 एंड 54। इनको ऐड करिए, 4, 2, 6, 3, 9, 5, 4, 9 और 3, 12। इनको आप 3 से डिवाइड कर दिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी 43। यानी कि आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर इज शुड बी करेक्ट आंसर सी। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों। एनर्जी बिल्कुल बनी हुई रहनी चाहिए लगातार, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ये था आपका 53। नेक्स्ट है 54 दोस्तों। आपका 54 है शिशु मृत्यु दर निम्न का अनुपात है, शिशु मृत्यु दर निम्न का अनुपात है, ठीक है ना। इसमें लिखा है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृतक संख्या एवं उसी क्षेत्र के वर्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है। एक शिशु मृत्यु दर दिया हुआ है तो दोस्तों सीधी जहाँ दिया हुआ है वहाँ 1 वर्ष से कम ही होता है, ठीक है ना। लेस देन 1 ईयर होता है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है ना। ये होता है आपका शिशु मृत्यु दर। अगर आपको ये अगर जो एक तो वाली एक होती है कि नैनो शिशु रेट, मतलब न्यू नवजात शिशु की जो दर होती है उसके अंदर आपको 1 माह से कम लेना है, लेकिन यहाँ शिशु दर दिया है तो आपको 1 वर्ष से कम लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपका किसी निश्चित प्रसव के दौरान मरने वाले 15 से 50 गलत है, 15 से 50 या 15 से 49 होता है, वैसे ये सीधा ऑप्शन गलत हो गया। सी आपका 1 माह से कम आयु के बच्चों की मृतक संख्या है उसी क्षेत्र में दोस्तों गलत है, 1 माह से कम आपका नवजात बच्चों के केस में आता है। डी आपका ऑप्शन है दोस्तों किसी क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान मृतक संख्या है उसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, गलत। ये आपको उसके अंदर ये भी इस केस में नहीं आएगा, ठीक है ना। मृतक और कुल जनसंख्या है, ये सीडीआर निकालने में काम में आता है आपका। दोस्तों आपका बचा केवल आपका ए, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 वर्ष से कम आयु वाले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका समंकों के एक समूह के आकलन के लिए y का समीकरण दिया हुआ है, y का जो दिया हुआ y इज इक्वल टू 5 - 2x की गणना दी गई, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है निकालना है, ठीक है ना। इसके अंदर इसमें एक्चुअली क्या है कि आपके y इज इक्वल टू 5 - 2x दिया, तो कथन जैसे आपका लिखा हुआ है
कि रेखा y का अवरोधक 2 है ना, रेखा y का अवरोधक 2 है, गलत, ये अवरोधक ना है, ठीक है ना। दूसरा है आपका रेखा का ढाल नकारात्मक है, रेखा का ढाल जो कि ढाल ये है, तो ढाल नकारात्मक 2 जो है, यानी कि बी जो आपका ढाल होता है, ठीक है ना, बी माइनस में दिया हुआ है, बी माइनस 2 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। रेखा का जो ढाल होगा आपका नकारात्मक होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 56, खंडित बंटन के लिए प्रथुशीर्षत्व यानी कि फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूरिटिस बीटा 2 का मान क्या होगा, लेस देन 1 लेस इज इक्वल टू 1। ये दोस्तों जहाँ तक आई थिंक लेस देन 1 होना चाहिए जहाँ तक इसका आंसर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं हम तो आपका नेक्स्ट है दोस्तों, दो श्रेणियों की अगर संगतता की तुलना के लिए करने के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा है। दो श्रेणियों की अगर आपको तुलना करनी है, संगतता कंसिस्टेंसी निकालनी है उनकी, तो सबसे उपयुक्त माप कौन सा होगा मेरे मित्रों? सबसे उपयुक्त माप विचलन गुणांक होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होना चाहिए, जो कि आपकी तुलना करने के लिए किसी के लिए भी संगतता कंसिस्टेंसी निकालने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दोस्तों यहाँ पर लिखा है ज्यामिति मध्य के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपका क्या होगा इसका, उपापचयों के अन्य बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त नहीं है। अरे भैया यहाँ बीजगणितीय विवेचन कर सकते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका 59, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों प्रतिगमन गुणांक रिग्रेशन एंड कोएफिशिएंट का चिन्ह समान होता है, ठीक है, r बराबर 0, दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी, ठीक है, सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य होता है। गलत जी, गलत है, ये समांतर माध्य, ये आपका समांतर माध्य तो होता ही नहीं है। सहसंबंध गुणांक आपके प्रतिबिंब गुणांक समांतर माध्य नहीं होते हैं दोस्तों, ये दोनों आपके समांतर माध्य नहीं होते, ठीक है ना, सत्य नहीं है, ये निकालना था आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका 59। नेक्स्ट है आपका 60, मौसमी विचलनों के मापन के रूप में किस माप के दिए हुए समंकों का तुलनात्मक रूप से कम उपयोग होता है। तुलनात्मक रूप से किसका कम उपयोग होता है दोस्तों? सरल माध्य विधि का तुलनात्मक रूप से कम उपयोग होता है। अनुव्रत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? ये तो सबको मालूम है, गुन्नार मिडल जो थे उसके प्रथम प्रतिपादक थे, ठीक है। तो दोस्तों आपके यहाँ स्टेट्स के क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्तों, ये आपका स्टेट्स के जितने भी क्वेश्चन थे स्टेट्स के हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके इको प्लस आपकी एक जो पार्ट बचा है कंप्यूटर और एक मैथ्स, ठीक है ना, कंप्यूटर प्लस मैथ्स, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे इको कंप्यूटर मैथ्स जो है आपका हो जाए। और आई थिंक मैं कोशिश करता हूँ कि अगर शायद मैथ्स आपका जस्ट इसी वीडियो के बाद मैथ्स का भी अपलोड कर दूँ, ठीक है ना, तो आपके इको कंप्यूटर और मैथ्स ये तीन जो पार्ट बचे हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको जो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, इस एक पार्ट के अंदर हमने आपका जीके और स्टेट्स, ठीक है ना, इन दोनों को पूरा करने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो वीडियो का आपका इको कंप्यूटर और मैथ्स पे होगा, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन बचते हैं जैसे जीके के शायद और भी कुछ क्वेश्चन पीछे वाले पार्ट में बचे हुए हैं, तो हम उसको भी उसी वीडियो के अंदर जो इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, साथ में शेयर जरूर करके आप हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।